अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक का बड़ा ही अहम तरीन दिन, और उस दिन पाकिस्तान ने एक हौलनाक हादसा देखा। उस हौलनाक हादसे से गुजरा। 22 मई को PIA का तैयारा 99 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से कराची पहुंचा। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में गिरा, तबाह हुआ। 97 अफराद जाँ बहक हुए और मौजज़ाना तौर पर, ये ऐसा अमूमी तौर पर हिस्ट्री में देखने में नहीं आता, 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। वो सही सलामत है, बिल्कुल ठीक हैं। इस बार ईद इंतहाई दुख और सोग में मनाई गई। अब अहम तरीन खबर यह है कि PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर है वो तैयारे के मलबे के नीचे से बरामद होने की तस्दीक की है और बताया है कि इससे तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आज वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि तैयारों को पेश आने वाले हादसा की रिपोर्ट में से किसी को बचाया ना किसी को फंसाया जाएगा। 22 जून को इसे पार्लियामेंट और आवाम के सामने रख दिया जाएगा, और अगर ये रखी जाएगी तो शायद ये पहली बार होगा कि इस रिपोर्ट को सामने लाया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि लाहौर से कराची जाने वाली फ़्लाइट के दौरान लैंडिंग क्रैश हुई और इसमें कुल 99 लोग सवार थे। उन्होंने डिटेल बताई। फिर उन्होंने 12 से 15 घर के बारे में बताया कि मुतासर हुए हैं। घरों की इमलाक, गली में खड़ी गाड़ियां, उनके बारे में बताया जली हैं। लाशों की शिनाख्त के बारे में उन्होंने कहा कि ये बड़ा तकलीफ दह मरहला है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द DNA टेस्ट मुकम्मल हो जाए। अब तक 51 लाशों की शनाख्त करके उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सवालात किए। उन्होंने बताया कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन है। इससे पूरी कौम का ताल्लुक है। एयरबस कंपनी की 11 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस में डिकोड के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज की इंक्वायरी करनी है। अगर जहाज में कोई तकनीकी खराबी थी तो वो भी रिकॉर्ड पर है। एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर जहाज ने लैंड किया तो फिर किसने उसे दोबारा ऊपर उठाने का कहा। सब इन्वेस्टिगेशन होगी, हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं, और जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। सियासी मुखालिफिन की तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक हादसा 2010 में भी हुआ था। आज एतराज़ करने वालों ने उस वक्त क्या किया था। पिछली हुकूमतों ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की तो हम करेंगे। उन्होंने ये मैं बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिपोर्ट्स के हवाले से गुस्से का इजहार किया और कहा कि आज तक बर वक्त रिपोर्ट्स क्यों नहीं आती। हम तमाम 12 वाक़यात की रिपोर्ट कौम के सामने रखेंगे। PIA का पायलट काबिल एहतराम हमारा भाई था। पायलट के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूं कि शफाफ तरीके से इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट में किसी किस्म की मुदाखलत का सोचा भी नहीं जा सकता है। अच्छा, कुछ बड़े अहम सवाल उन्होंने उठाए इस प्रेस ब्रीफिंग में। एक इंतहाई अहम सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना था कि क्रैश लैंडिंग का SOP मौजूद है। अगर पहिया ना खुले तो पायलट क्रैश लैंडिंग की दरख्वास्त करता है, ताहम पायलट ने नहीं किया। लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे, ना ही उसने इमरजेंसी लैंडिंग का कहा। लैंडिंग और इंजन में क्या प्रॉब्लम थी, ये ज़ाहिर है मामला इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पर छोड़ दिया है। और ये सारे तकनीकी सवालात हैं, इनका जवाब आज हम इस प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन इसके साथ एक बड़ी ही अहम खबर जुड़ी हुई है। PIA के तैयारे हादसे को 5 रोज़ गुजर गए, मगर लाहौर के एक रिहायशी आरिफ इकबाल फारूकी अपने बच्चों की मैयतों के हवाले से हवालगी के लिए अस्पताल और फलाही इदारों के चक्कर काट रहा है। इससे मुतालिक मैं आपको एक पैगाम सुनाता हूँ जिसको मैंने सुना तो मेरा दहल गया। ये ज़रा सुनिए कि खातून क्या कह रही है अपने बच्चों के बारे में। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर PK 8303 में आपके अपने 2 बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते हैं और आप 5 दिन मारे मारे फिरते हैं और आपको पता ना होता कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, आप एक आंख, एक नाक, एक हड्डी, किसी चीज को तरस जाते कि कहीं मिल जाए आपको उसको दफना के सुकून मिल जाए, तो क्या होता। एक बाप 5 दिन से अपने 2 बच्चे ढूंढ रहा है। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जो हेल्प कर सके। मीडिया पर सर्कुलेट हुई वीडियोस, कहां कहां नहीं आवाज पहुंचाई, कोई काम नहीं आ रहा। आप किधर बैठे हुए हैं?
आपसे सवाल होगा, आपसे हिसाब होगा। प्लीज कुछ करें। आपसे सवाल होगा, प्लीज कुछ करें। एक हड्डी, एक छोटा सा टुकड़ा, दिल दहल गया है। इमरान खान साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा सवाल है। 5 दिन हो गए हैं ये माँ बाप अपने बच्चे की बाकियात ढूंढ रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है आपकी वफाक का, आपकी हुकूमत का और आपका? फील करें अपने बच्चों को 2 मिनट के लिए। वफाकी वुज़रा साहब, महसूस कीजिए जरा, चंद मिनटों के लिए, चंद सेकंड के लिए महसूस कर लीजिए, मेरा दिल बहल गया, मेरी छोटी सी बच्ची है। बच्चों की बाकियात, अनबिलीवेबल। वजीर आजम इमरान खान साहब, प्लीज फॉर गॉड सेक नोटिस लीजिए इस बात का, फॉर गॉड सेक इसका नोटिस लीजिए। आज नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये इसका, इसी बच्चों का बाप, इसका शायद कामत थे, बात कर रहे थे। दिल दहल गया किस तरह से 5 दिन हो गए अपने बच्चों को तलाश कर रहा है। वो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, उनकी बात सुने। मुतल्लिका प्लेटफॉर्म को फौरी तौर पर अलर्ट करें कि किसी तरीके से उनको बच्चे मिल जाए। नहीं तो कम से कम आपका कोई वजीर तो उसको फोन करके तसल्ली दे दे, आपकी कौम के बच्चे ये, खुदारा इनका हाल पूछिए। आइए इसके जरा कुछ टेक्निकल पहलुओं पर भी बात करते हैं। एविएशन एक्सपर्ट शकील आफ्ताब मेरे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं। शकील साहब, बड़ा दिल दुखा हुआ है। मैंने अभी एक जो बच्चों की बाकियात नहीं मिल रही हैं, उनके वालदा का मैंने सॉर्ट चलाया है, बड़ा दिल दुखा है। चलिए इससे हट कर ज़ाहिर है एक टेक्निकलिटी की तरफ आते हैं। बतौर एविएशन एक्सपर्ट शकील साहब, अब तक आपने इस जहाज के हादसे पर क्या समझा है, क्या ऑब्जर्वेशन आई है? अब तक जो इंफॉर्मेशंस हमें मिली हैं गवर्नमेंट के ज़रिए से, इधर उधर से, कुछ कॉकपिट के साथ जो राब्ता हुआ टर्मिनल का, उसकी इंफॉर्मेशन से, इन सब को जब इकट्ठा करें तो आप एक्सपर्ट हैं, गलती या कोताही कहीं किसी भी डिपार्टमेंट या शख्स की नजर आ रही है, या ये बिल्कुल खुदाई हादसा था, हो गया ये? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का दोबारा। सबसे पहले मैं हमारी जो बहन जिसकी आपने रिकॉर्डिंग चलाई, मैं उनसे अफसोस करूँगा। अल्लाह ताला उनकी मसले उनके हल करें, आसानी फरमाए उनके लिए। बात ये जी, कबल इस वक्त होगा इस वक्त कुछ ठोस बात करना, जब तक कि जो ब्लैक बॉक्स जो मिला है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो कॉकपिट का है, जब तक उसको डिकोड नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक हम एक ठोस बात नहीं कर सकते। मगर इस वक्त जो चीज़ें, जो शवाहिद हमारे सामने आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पे हम बात कर सकते हैं। ऐसा है जी, एयरबस 320 के अंदर अगर आप उसको कॉकपिट का मुआयना करें, और अगर एक फ़्लाइट आ रही है, लेट्स से 5 माइल्स अवे है फ्रॉम कराची, और वो 3000 फीट के ऊपर भी है, हाई स्पीड के ऊपर लैंडिंग गियर अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे, आप लैंडिंग गियर डाउन भी करेंगे तो लैंडिंग गियर नहीं खुलेगा। सिमुलेशन हमने की है, जो हमें आइडिया हुआ है उससे लैंडिंग गियर डाउन नहीं होगा। लैंडिंग गियर आप डाउन भी कर देंगे तो एज यू कम क्लोज टू द रनवे, वो आपको बिल्कुल मास्टर कॉशन ऑन करेगा और आपको वार्न करेगा कि जो है लैंडिंग गियर नॉट डाउन, लैंडिंग गियर नॉट डाउन, बिफोर यू इवन टच द ग्राउंड। सही, एक सिनारियो ये है जी। दूसरा सिनारियो ये बनता है कि अगर आप लैंडिंग गियर आपने डाउन कर दिया है और आप जो है विदाउट लैंडिंग गियर आपने, मतलब लैंडिंग गियर के साथ नीचे लैंड कर रहे हैं, तो उस वक्त भी मास्टर कॉशन ऑन हो जाता है कि टू लो लैंडिंग गियर, टू लो गियर की बाकायदा, और मास्टर कॉशन ऑन हो जाता है। तो दोनों सिनारियो के अंदर अगर आप हाई स्पीड में भी आ रहे हैं और आप जो है ऑन उसको लैंडिंग गियर को नीचे करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खुलेगा। और अगर आप जो है लैंडिंग गियर आपने जो है आपका अगर नहीं खुला हुआ होता है किसी भी रीज़न के तहत, तो वो भी आपको मास्टर कॉशन ऑन होता है। अब ये देखना हमें ये है इस वक्त कि ये एयरक्राफ्ट आता है, अप्रोच बनाता है ILS 25 लीमा पे, और ही ट्राइज टू लैंड द एयरक्राफ्ट, मगर 3500 फीट के बाद ड्रैग होता है, इंजन ड्रैग मार्क्स हैं, 45 के बाद सेकंड ड्रैग करता है, एंड देन ही टेक्स ऑफ अगेन। I think that was enough to probably probabilities that was enough to cause damage to the engines,
उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आस्क्ड देम कि जी टर्न लेफ्ट बेयरिंग 110 और फ्लाइट लेवल मेंटेन करें 3000, मगर ये 1500 भी मुश्किल से अटेन कर सके। उसके बाद द एयरक्राफ्ट केप्ट ऑन गोइंग डाउन। बाय द टाइम उन्होंने अप्रोच बनाई ऑलरेडी दे वर 375 फीट पे थे, और उसके बाद ये फिर हादसा पेश आ गया। हादसा पेश आने से पहले हमने एक चीज़ देखी, जो अगेन जो शवाहिद हमने देखे हैं उसके बेसिस में बात कर रहा हूँ कि लैंडिंग गियर्स वर डाउन ऑन द सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर। सो अब देखना यह है कि एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड है अगेन उसको भी चेक करना होगा, प्लस जो डेटा वॉइस रिकॉर्डर है कॉकपिट का, उससे आपके पास सारी कॉन्वर्सेशन आ जाएगी, प्लस आपके पास जो ब्लैक बॉक्स है उससे आपको काफ़ी एक फेयर, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि एक्चुअल हुआ क्या है, वेदर इट वाज अ मल्टीपल फेलियर्स ऑन पार्ट ऑफ टेक्निकल फॉल्ट फॉलोड बाय जजमेंटल फॉल्ट, या एग्जैक्टली क्या हुआ इस हादसे इस जहाज के साथ। राइट, यानी हम अभी फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं निकाल सकते। शकील साहब, वजीर जो हवाबाजी है वो हैरानगी का इजहार ये करते हैं कि पायलट ने लैंडिंग कर दी और उसके बाद दोबारा उड़ान क्यों भरी। इस पर आपकी ये एक्सपर्ट राय क्या है? ये वो खुद वजीर कह रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं, कहता ज़ाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जी, मोस्ट लाइकली ही मस्ट हैव रियलाइज के लैंडिंग गियर नहीं खुला है, या तो इन्होंने लैंडिंग गियर डाउन किया है, मास्टर कॉशन ऑन नहीं हुआ है एंड दे हैव गॉन फॉर अ लैंडिंग, और जब बाय द टाइम दे रियलाइज के लैंडिंग गियर डाउन नहीं है और ड्रैग शुरू हो गया है, और देन दे डिसाइडेड टू पुल अप द एयरक्राफ्ट। तो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच कम्स टू आवर माइंड। आगे अब ये कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब होगी और इसका सॉलिड रिजल्ट आएगा तो हमें पता चलेगा। वैसे ये है कि अब पहली लैंडिंग का प्रोसीजर ये है कि अगर इनको पहले ही पता चल जाता कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो रहा है, लेट्स से इसमें स्पीड का भी मसला नहीं है, इसके अंदर और भी कोई फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट जहाज में, और अगर लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो रहा है दे हैव टू गो फॉर अ बेली लैंडिंग। सो देयर इज अ प्रॉपर एसओपी जो कि हर कप्तान फॉलो करता है, जिसमें कि आप फ्यूल डंपिंग करते हैं ताकि जब आप लैंड करें बेली लैंडिंग तो वो मिनिमम उसके अंदर फ्यूल हो, तो आग पकड़ने का या धमाके का तो आंसर जो है बहुत कम हो जाए। उसके साथ साथ आप जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करते हैं कि यू आर गोइंग फॉर अ बेली लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग। वो फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स और जो बाकी इक्विपमेंट है उनको रनवे के साइड पे लाइन अप करते हैं, उसके ऊपर बाकायदा जो है पानी फेंका जाता है, उसके ऊपर फोम फेंका जाता है, और तब ताकि जब जहाज स्किड करे तो ये है कि एक जगह आके जहाज रुकेगा, वो फिर एयर ब्रेक्स के साथ जो रिवर्स थ्रस्टर्स लगाते हैं उसके साथ उसको रोका जाता है और कंट्रोल की जाती है सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच शकील आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सजेशन। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद चूंकि आज 28 मई है, यौम तकबीर है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और बात करेंगे कि असल में क्रेडिट्स जाता किसके सर है एटमी धमाके करने का, टेस्ट करने का, इस सारे में ये क्रेडिट किसके सर जाता है, इसकी जरा डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज 28 मई पाकिस्तान की तारीख और बका की तारीख का अहम तरीन दिन। पाकिस्तान आज से 22 साल पहले दुनिया की 7वीं और में इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बना था। 1998 की मई की गर्मी की हिद्दत और सूरज की चमक कुछ ज़्यादा थी। यह शायद इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही थी कि बर्र सग़ीर का सियासी, दिफाई और तस्वीराती मौसम भी बहुत गर्म था। 11 मई को जब इंडिया ने पोखरान में 3 एटमी धमाके किए तो उसके फ़ौरन बाद दबाव पाकिस्तानी हुकूमत और फैसला साजों पर आ गया। ये दो तरफा दबाव था, अंदरूनी और बैरूनी। अवाम थे कि इंडिया के एटमी धमाकों का फौरी जवाब चाहते थे, और दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ऐसा करने से बाज रखना चाहती थी। पाकिस्तानी हुकूमत अभी इसी शशोपंज में थे कि इंडिया ने 13 मई को 2 मजीद धमाके कर दिए। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी। एक तरफ अवाम थे जिनके जज्बात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बैनुल-अक़वामी ताकतें लालच और पाबंदियों की धमकियों के जरिए पाकिस्तान को जवाबी इक़दाम से बाज रखने की भरपूर सर तोड़ कोशिशें कर रही थी, और दूसरी तरफ इंडियन हुक्मरान और सियासतदान सुबह शाम इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए पाकिस्तान को उकसा और धमका रहे थे।
उन दिनों चूंकि निजी टीवी चैनल्स नहीं थे, लेकिन सनसनी फैलाने का काम अखबारात, बिलखुसूस दोपहर और शाम के जो अखबारात थे, उसने संभाल लिया था। हर चंद घंटों बाद धमाके होने या ना होने की शय सुर्खियों के साथ नए ज़िम्मे गलियों और बाजारों में फैल रहे थे। फिर बिलाखिर वो दिन आया, आज का दिन आया, 28 मई का दिन आया और 5 धमाके करके दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बनने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान ने। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान का एटमी सफ़र भी एक मंजिल पर पहुंच गया जो पिछले कई दिहाइयों से मुख्तलिफ अदवार से गुजरने और मुश्किलात आने के बावजूद जारी और सारी है। तो जनाब, ये एक मुख्तसर सी मैंने आपको सूरत हाल बताई कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रेन, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तगोदो है जिसको जानने की हम कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इसका क्रेडिट जाता किसको है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारिजा थे उस वक्त, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसके लिए पेश कदमियाँ की। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर बहुत काम किया। उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान बहुत काम किया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर समर मुबारक, कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़, वहाँ पर काम करने वाले लोग, और जो पाक फ़ौज की टीम के कायद थे जनरल जुल्फ़िकार, ये सब जो लोग थे। उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म हैं। तो क्रेडिट किसको जाता है, किसको क्रेडिट दें, और इसके लिए असल में तारीख बताती क्या है। इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते हैं कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर कदीर साहब, उनकी तमाम टीम के साथ साथ नवाज शरीफ साहब, उनको भी क्रेडिट जा रहा है और जाता भी है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में अहम तरीन जो थे वो अफ़वाज पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है। तारीख क्या बताती है, उसके लिए बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, तारीख गो और तज्ज़ियाकार साबिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद में हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ी ग्रेन चीज़ों के ऊपर, आपकी हिस्ट्री के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, मामलात के ऊपर, जौहरी सलाहियत का जो पाकिस्तान सलाहियत हासिल हुई है उसका क्रेडिट किसके सर जाता है? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, अफ़वाज पाकिस्तान, नवाज शरीफ, डॉक्टर कदीर, उनकी टीम को? और इसकी हिस्ट्री असल में बनती क्या है, शुरू कैसे होता है? अच्छा मुर्तज़ा साहब, क्रेडिट वाली बात से पहले मैं अर्ज करता चलूं कुछ चीजें हमारे नई नस्ल को भी नहीं मालूम और बहुत सारे लोगों के हाफजे से कुछ चीजें निकल गई हैं सर। 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ऑस्ट्रेलियन फिजिस्ट मार्क ओलिफेंट ने खत लिखा था कि जनाब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कीजिए। ठीक है। खैर कायद-ए-आज़म की जिंदगी ने वफा न की। 1951 में उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया और डॉक्टर रफी चौधरी को उसका इंचार्ज बनाया, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, पीएचडी भी उन्होंने की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। बहरहाल काम सर्द खाने में पड़ा रहा। 1965 में लंदन के एक होटल के कमरे में भुट्टो साहब ने सदर अयूब खान से मुनीर अहमद खान साहब को मिलवाया। तो अयूब खान साहब ने पूछा भाई इसकी कॉस्ट क्या आएगी एटॉमिक बॉम्ब की? उन्होंने कहा जी $150 मिलियन उस वक्त। तो अयूब खान साहब ने कहा ये हमारे लिए बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, हम इसे शुरू नहीं कर सकते। बहरहाल 1971 आता है, पाकिस्तान 2 लख्त हो जाता है, बांग्लादेश अलहदा हो जाता है, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है। उस वक्त फिर भुट्टो साहब ने और उस वक्त की मिलिट्री कमांड ने एक पेज पर होकर ये सोचा कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाना चाहिए और अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहिए। जनरल टिक्का खान को भी क्रेडिट जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी क्रेडिट जाता है, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को भी क्रेडिट जाता है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी क्रेडिट जाता है, डॉक्टर मुनीर अहमद खान को भी क्रेडिट जाता है, गुलाम इसाक खान को क्रेडिट जाता है, एक ब्यूरोक्रेट थे एजीएन काजी, उनको भी क्रेडिट जाता है। इन सब लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और कुछ लोग तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि सेठ आबिद साहब जो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और काफी बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट का कारोबार करते रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, उनके मुताल्लिक कुछ लोगों ने कहा कि जी ये स्मगलर थे। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि हॉलैंड में रहते थे, उनको जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने और पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसरों ने और सेठ आबिद ने ब्लैक मार्केट से यूरेनियम वगैरह खरीदा। खैर ये मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ इल्जामात हैं पाकिस्तान पे। किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तानी फौज ने एक होकर
और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलकर, डॉक्टर समर मुबारक मंद के साथ मिलकर, कुछ नाम मैंने पहले बताए हैं, बिल आखिर इंडिया का जो टेस्ट हुए 1974 के स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और इंडिया ने उसके बाद भी टेस्ट किए, हमने उसका जवाब 28 मई 1998 को दिया चागी के मुकाम पर, और हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर बना। आपने देखा कि जो वॉर ऑन टेरर हुई 2001 के बाद, जो साजिशें होती रही आर्मी के खिलाफ, ISI के खिलाफ, पाकिस्तान के इस्तेकाम के खिलाफ, पाकिस्तानी लीडिंग कई सियासतदान कत्ल भी किए गए। तो अगर ये एटम बम भी ना होता तो इंडिया हमारे साथ क्या सलूक करता, उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। सो बहुत प्रेशर्स आए। बिल आखिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी जवां हिम्मतें दिखाई, और मियां नवाज शरीफ भी इसका क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने ये एटम बम जो है इसको चलाने का ऑर्डर किया। बहरहाल अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है इसमें सर मुझे जरा एक और चीज बताइएगा शाह साहब, डॉक्टर कदीर, तस्वीर आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल मैं आपको देख पा रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है। ये जो पाकिस्तानी इंजीनियर थे मुनीर अहमद खान, क्योंकि जो हिस्ट्री समझ आ रही है वो इंजीनियरिंग में सबसे पहले इन्हीं का एक नाम आ रहा है। अच्छा, ये कैसे इनिशिएट होते हैं, यानी ये सबसे पहले क्यों आते हैं, और जो माफ कीजिएगा डॉक्टर कदीर साहब हैं, इनकी सिलेक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, और पाकिस्तान कैसे लाया जाता है इनको? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि 1965 में लंदन के एक होटल के कमरे में भुट्टो साहब उस वक्त वजीर खारजा थे, उन्होंने सदर अयूब खान से मुनीर अहमद खान को मिलवाया, लेकिन मामला कोल्ड स्टोरेज में चला गया। फिर एक दिन मुल्तान में जनवरी 1972 की यह बात है कि भुट्टो साहब ने मुनीर अहमद खान साहब को यह जिम्मेदारी सौंप दी। ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे, जैसा मैंने अर्ज किया। फिर वक्त के साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मंद सामने आए, और ये बॉम्ब बिल आखिर बना, और हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए। सो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती गई, वरना सबसे पहले जो नाम आता है वो डॉक्टर रफी चौधरी साहब का आता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अर्ज किया, पढ़ाते रहे हैं और PhD भी थे। अब मैं इतना टेक्निकल नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि इनमें से मेटलर्जिस्ट कौन है, इसमें फिजिस्ट कौन है, और ये बातें आम पब्लिक को समझाने वाली है भी नहीं। असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कम मौकों पे आपने देखा होगा कि कौम में या हमारे इदारों में कोई एक हम आहंगी रही होगी, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासतदानों ने और साइंसदानों ने और पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल हम आगे दिखाई, कोहेजन के साथ और इत्तेफाक के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया। जी मुर्तजा, इसमें शाह साहब हम हर दफा यौम तकबीर पर देखते हैं सियासत सी हो जाती है, और इस दफा तो कुछ ज्यादा ही है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, शहबाज शरीफ साहब भी हर दफा हर बात कहा जाता है कि हमने एटॉमिक धमाके किए, हमने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाया। अब जब इस प्रोग्राम का आगाज होता है और इस वक्त मतलब सारी चीज़ों के बाद जब एंड होता है, तो नवाज शरीफ साहब को किस हद तक क्रेडिट जाता है? क्योंकि आपने जितने भी नाम लिए उसमें नवाज शरीफ साहब का एक बार नाम लिया, यानी कि कम लिया। तो नवाज शरीफ साहब जाहिर उस वक्त के वजीर आजम भी थे, और इस पर डॉक्टर कदीर साहब एक प्रोग्राम में कहते भी हैं कि बिल्कुल नहीं उनको कोई क्रेडिट जाता। मुझे तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैंने ये धमाके नहीं करने, तो मैंने कहा मैं रिजाइन दे दूंगा अगर आप धमाके नहीं करेंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो फिर हमने किया। अब इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, या नून लीग का, या उस वक्त के वजीर आजम का नवाज शरीफ साहब का, उनका क्या किरदार सामने आता है? देखिए, हम ये बात जानते हैं कि बिल क्लिंटन उस वक्त सदर थे अमेरिका के, और उनका बहुत ज्यादा प्रेशर थे मियां नवाज शरीफ पे कि आप ये बॉम्ब न चलाएं, और मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों के बकौल उन्होंने पाकिस्तान को काफी भारी रकम भी इसके एवज ऑफर की। अब देखिए, स्ट्रोक नेल्सन टेलबॉट एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे, सहाफी भी थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं, गालिबन एंगेजिंग इंडिया उसका नाम है, उसमें लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा बिल क्लिंटन को कि मैं तो काफी मजामत कर रहा था, लेकिन बहरहाल ये धमाके करने ही पड़े। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि फौज ने अपना जोर लगाया और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अब टेलबॉट के लिखता है, अगर वो गलत लिखता है तो मियां साहब को उसके खिलाफ अदालतों में चला जाना चाहिए था, लेकिन जब से मैंने ये पढ़ा है तो मैं फिर सबसे पहले मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट देने का कायल नहीं हूं। जब से मैंने ये पढ़ा है, मियां साहब ने इसकी तरदीद भी नहीं की।
लेकिन ये मैंने मुर्तजा पे अर्ज करता हूँ कि ये मौका ऐसा है कि इस बहस में तो पढ़ना नहीं चाहिए। जो भी वज़ीर-ए-आज़म वक्त का होगा, अच्छे कामों को वो अपने क्रेडिट में शामिल करेगा और उसका हक भी है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि पाकिस्तानी जैसे मुल्कों में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कितना अहम है। और मैं आपको एक और बात बताता चलो, इस पे भी तहकीक होनी चाहिए और डॉक्टर कदीर खान अगर इस पर रोशनी डालें तो बहुत अच्छा है कि 1998 में जब चागी के मुकाम पर हमने ये धमाके किए तो सुनने में आया है कि जनरल राव जुल्फकार के साथ डॉक्टर समद मुबारक मान थे, जबकि डॉक्टर कदीर खान 3 किलोमीटर पीछे थे। इसका क्या मतलब है ये भी हमें पता लगना चाहिए। डॉक्टर समद मुबारक मंद का क्या रोल है, उनके इख्तिलाफात क्यों हैं डॉक्टर कदीर खान के साथ, डॉक्टर कदीर खान के इख्तिलाफात क्यों हैं डॉक्टर समद मुबारक मंद के साथ, और पाकिस्तान आर्मी का कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जो उन्होंने तकवीयत दी और उसकी हिफाजत की और इतनी सिक्योरिटी मुहैया की, तो ये सारी चीजें पूछने वाली हैं डॉक्टर कदीर और डॉक्टर समद मुबारक मंद से कि आर्मी का भी क्या रोल है। जो नजर तो आ रहा है कि आर्मी के बगैर ये बन नहीं सकता था, ये धमाके हम कर नहीं सकते थे। इतना हौसला तो पाकिस्तान आर्मी ही निकाल सकती है, किसी सियासतदान के बस की तो खेल नहीं है। मुर्तजा आप और मैं ये बात समझते हैं। सही साबिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए वक्त निकालते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर सर उठाया है और ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को सन 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मरकज़ के जो ज़ेरे इंतज़ाम इलाका लद्दाख है उस समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिसे कहते हैं, उसके मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया है। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ बहरी, बर्री और फ़ज़ाइया तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से मशवरा किया है, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। वज़ीर दिफा ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से भी अलहदगी में बातचीत भी की है। इन दिनों मीटिंग्स का जो पेश खामा है रवा माह LAC पर कम अज कम 4 मकापात पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान झड़प रही है। ये तनाज़ा असल में है क्या? इस सवाल का जवाब यह है कि इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और 1962 की जंग के बाद यह मजीद पेचीदा हुआ है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है और यह सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी एक है मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, फिर मिडल सेक्टर है यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और मशरकी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई है और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LAC कहा गया है। तमाम दोनों मुमालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं जो कशीदगी का बायस भी बन रहा है। अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और इसमें 2-3 सवाल उठ रहे हैं। एक ये कि जो इंडिया चीन फौजी टकराव जो बन रहा है वो कितना संगीन है या हो चुका है और ये तनाज़ा या टकराव या कशीदगी क्या रुख इख्तियार कर सकती है और सारे मामले में अक़वाम आलम की दिलचस्पी किस हद तक है। और एक और बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि इस मामले के ऊपर चीन और भारत के दरमियान गोली क्यों नहीं चलती है। दू बदू बात होती है, ऐसे बच्चों की तरह बिल्कुल लड़ाइयाँ होती हैं, पत्थर मारे जाते हैं, धक्का दिया जाता है, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं, गोली नहीं चलती है। इस पर बात करते हैं माहिर दिफाई और अस्करी अमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत सर आपके वक्त का। सर ये जो इंडिया चीन फौजी टकराव बनता हुआ नजर आ रहा है ये कितना संगीन है या हो चुका है और ये तनाज़ा या टकराव या कशीदगी रुख क्या इख्तियार कर सकती है मुस्तकबिल में? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा, इसका बैकग्राउंड तो आपने तमाम चीज़ों का बयान किया सर। अब इसमें एक जो बहुत अहम चीज़ इस वक्त नज़र में रखनी चाहिए जो माजी से मुख्तलिफ आपको नज़र आएगी, उसमें 2 चीज़ें हैं सर। एक तो ये कि लद्दाख का जो इलाका जहाँ पे आपको ये कन्फ्रंटेशन होती हुई नज़र आ रही है वो गवालान का जो इलाका है,
वहां पे सिचुएशन ये है कि 1962 में जिस वक्त इंडिया और चाइना की जंग हुई थी, तो जंग के बाद इस सेक्टर में चाइनीज जो है वो 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे और इस इलाके को उन्होंने नो मैन लैंड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस इलाके से अपना क्लेम विड्रॉ नहीं किया था। इसलिए कि ये इलाका जो लद्दाख का जो इलाका है, ये जब आर्टिकल 370 इंडिया ने एनल किया, खत्म किया है, और लद्दाख को और कश्मीर को और बाकी इलाके जब यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया है, तो ये ऊपर जो कश्मीर का इलाका जाके वहां पे निकलता है और लद्दाख का इस पे इंडिया का, इस पे चाइना का क्लेम है। और जिस वक्त आर्टिकल 370 जो है उसको पास किया गया था, उसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जिस वक्त अप्रूव किया था, तो उस पे जो P5 के मेंबरान्स हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना और अपना रूस और बाकी ममालिक आते हैं, तो चाइना वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ आर्टिकल 370 की इम्पोजिशन इन कश्मीर में। अब जब इंडिया ने 370 विड्रॉ कर लिया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, तो आपको पता है उसके बाद कश्मीर चाइना की स्टेटमेंट आई थी कि भाई ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारा क्लेम है इस इलाके पे, और जहाँ पे ये बाउंड्री जाके मिलती है अपना लद्दाख के साथ ऊपर कश्मीर की, जहाँ पे जो है वो इलाका जो है वो चाइनीज क्लेम करते हैं, और चाइनीज का इवन तिब्बत के अंदर अरुणाचल प्रदेश पे और उत्तराखंड के उस इलाके में भी चाइनीज का कंट्रोल क्लेम है। तो ये इलाका जब उन्होंने साफ जाहिर है आर्टिकल 370 विड्रॉ हो गया, तो फिर तो उसके बाद वो इलाका जो चाइनीज के ही तसर्रुफ में आएगा। इससे पहले चाइनीज उसको इसलिए नहीं जाया करते थे क्योंकि वो आर्टिकल 370 उन्होंने साइन किया हुआ था, तो वो ओब्लाइज्ड थे इस चीज के कि वो इसको ना करें। तो अब ये इस पे यहाँ पे चाइनीज ने असर्ट करना है, इसलिए असर्ट करना है कि यहाँ पे इंडिया इंग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है। अभी वो नेपाल की तरफ से भी 80 किलोमीटर की रोड बनाना चाहते थे, नेपाल ने अपनी राहदारी के लिए जो महाबली नदी है उसके क्रॉस नेपाल जो है वो अपनी रोड बना रहा है, फिर वो उसको वन बेल्ट वन रोड से लिंक करना चाहता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन हाल है वो माजी से इसलिए मुख्तलिफ है कि लद्दाख की वो सूरत हाल नहीं है जो इससे पहले थी। चाइनीज का वहां पे क्लेम है, उन्होंने आके वहां पे अपने कैंप्स भी लगाते हैं, हैवी मशीनरी भी लगाई है, और 5 पॉइंट्स हैं आपको पता है जहां से उन्होंने वो ये कई इस इलाके में एंटर हुए हैं, मतलब है गवालॉन है, पोंगोंग तसा है, उसके साथ दाउचक है, फिर नकुला है, ये तमाम वो इलाके जहाँ से चाइनीज आके वहां पर बैठे और वो चाइनीज इसके ऊपर अपने आप को असर्ट करेंगे क्योंकि इलाका उनका है। ये 1962 की वॉर चलेगी, जब से इंडिया करने जब भी तनाज़ा देखा गया इसमें गोली नहीं चलती है, बड़ा सख्त तनाज़ा हो जाता है, आमने सामने हो जाते हैं, वो क्यों है? वो इसलिए नहीं चलती है कि दोनों, अगर आपको एक सोशल मीडिया पे अभी भी एक तस्वीर नजर आई हो, तो जो कन्फ्रंटेशन में दोनों डिस्कशन में जो लोग हैं उनके पास वेपन्स नहीं है। वो चाइना आपको पता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से विड्रॉ कर, चाइना तो कहा था कि हमने तो किसी से जंग लड़नी नहीं है, इसलिए नहीं लड़नी कि हमने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो देनी है, इसलिए वो उस आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में दाखिल नहीं होना चाहते। लेकिन जब उन्होंने वहां पे 3000 से 5000 फौजी मूव किए हैं, तो उनके पास इतनी ताकत है कि वो उसको अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेके आगे, अब वो वहां पे अपना हैवी इक्विपमेंट भी ले गए हैं, वो गाड़ियां भी ले गए हैं, वो डोजर्स भी ले गए हैं, वो रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी ले गए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तमाम चीजें इस तरह करके चले कि एक जब तक लड़ाई की सूरत हाल से बचा जाए बचे। अब इंडिया जो है वो जो कुछ करता है वो जंग में तो दाखिल नहीं होना चाहता, क्योंकि देखिए ना इस वक्त जो सिचुएशन है वो अपना इंडिया के लिए भी, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के लिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे, वहां जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब का भी एक हुआ था कि मुझे शायद याद पड़ता है कि एक मुआहिदा हुआ था सीज फायर का, और अटल बिहारी वाजपेयी उधर थे, इधर परवेज मुशर्रफ थे, तो बहुत हद तक सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी। कुछ इसी तरह का कोई मुआहिदा कुछ चीन के साथ तो नहीं हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के अंदर, कोई इस तरह जिसकी वजह से ये शायद गन नहीं सामने करते, अगर गन मौजूद भी हो तो उसकी नाली का रुख नीचे रखते हैं, और जब आमने सामने होते हैं तो वो गन्स वगैरह नहीं पकड़ते, बगैर वेपन्स के एक दूसरे के अगर सामने आते हैं तो आते हैं। कोई इस तरह का मुआहिदा तो नहीं है ब्रिगेडियर? असल पे मुर्तजा चाइनीज तो बड़े आगे गए हैं। चाइनीज ने 1959 में नेहरू को एक लेटर लिखा था, चाइनीज प्रेसिडेंट ने, उन्हें कहा था कि जो LAC जो आप जिक्र कर रहे थे ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो है आप लाइन ऑफ पीस डिक्लेयर कर दे, लेकिन इंडिया ने उस बात से राजी नहीं किया था, इंडिया उस बात से विड्रॉ कर दिया था। फिर आपको पता है राजीव गांधी के दरमियान जमाने में भी बातचीत चली। अब सरहद के हिसाब से
चाइना और इंडिया का कोई रिटर्न माहिदा तो नहीं है, बिकॉज ये दोनों इलाके जो है, ये नो मैंस लैंड जो है, इसको दोनों साइडें क्लेम करती रही हैं। चाइनीज क्लेम करते हैं, इंडिया इंग्रेस करता है। इंडिया इंग्रेस इसलिए करता है कि अगर आप नेपाल की सूरत हाल देखें तो 1962 की जब जंग हुई थी तो ये लुपी लेक और काला पानी का जो इलाका है, इसमें इंडिया ने नेपाल की परमिशन से कुछ फौजी पोस्टें बनाई थी और वो पोस्टें अभी तक वहां पे कायम है। अब नेपाली चाह रहे हैं कि इंडियंस वहां से निकले और वो नेपाली अपने आप को लिंक करना चाहते हैं चाइना के साथ। चाइना वन बेल्ट वन रोड को डेवलप करना चाहता है नेपाल के साथ। तो आखिरी वक्त तक रेस्ट्रेंट ये है कि जी गोली फायर ना हो, लेकिन जो पेट्रोलिंग होती है और जो आर्म पेट्रोलिंग होती है और जो उसके साथ साथ जो अपना व्हीकुलर पेट्रोलिंग होती है, उसका स्केल जो है वो बढ़ाया जाए। अभी अगर आप देखें तो 35 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो चाइनीज ने क्लेम कर लिया है। अब एक चीज चाइनीज ये सोचते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त की किल्लत की वजह से मुझे दरमियान में काटना पड़ा है। बहुत शुक्रिया। बहुत हद तक चीजें क्लियर हुई, कुछ और भी इसके ऊपर गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह